हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रत्येक दिन बायोलॉजी के लिए आपके लिए एक स्पेशल प्रकार के टॉपिक्स को लेकर के आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसके लिए आपके साथ हम कड़ी मेहनत करते हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता प्रयास हमारा आपका, उतना ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कल का ही शेष रह गया था, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों की शिकायत थी सर थोड़ा बड़ा लिखिएगा, तो हम थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं भाई। अगर आपको YouTube चैनल पर स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर वीडियो छोटा दिख रहा हो तो वीडियो को आप रोटेट कर लीजिए। ठीक है, जो आप मोबाइल को ऐसे करके देख रहे हो उसको ऐसे कर लीजिए, रोटेट कर लीजिए। और क्वालिटी अगर कम दिख रही है सेटिंग से जाके क्वालिटी फीचर्स को आप बढ़ा लेंगे तो वहां से जाके आपको वीडियो काफी अच्छी मिलेगी। ठीक है गाइस, आप लोगों की डिमांड रहती है वीडियो 40 से 50 मिनट बनाएं। वीडियो हमें 1 घंटा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन समस्या यहाँ पे होती है अपलोडिंग करने में। डाटा ज्यादा से ज्यादा तो समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है, इसलिए आप डोंट वरी, सिलेबस हम आपका टाइम से खत्म कर देंगे। सिलेबस की चिंता ना करें आप लोग, और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ आप उतना आप तैयार रखिए, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो आप तैयार कितना रखते हैं डिपेंड ये करता है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, जितना पढ़ाया जाए केवल उतना तैयार करते रहिए और देखिए दिसंबर और जनवरी आते आते पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको एक सुझाव देते हैं बार बार कि जितना आप पढ़िए उसका आप एक अपना वीडियो देखने के बाद एक नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि पेपर के समय में आपको ये नोट्स ही आपको बेहतर तैयारी करने में सफलता प्राप्त कराएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरा वीडियो देख करके पूरे चैप्टर्स को कवर सकेंगे। आपके कम समय में 1 या 2 दिन जब एग्जाम रह जाएंगे तो आपको उसमें आपके हैंड की बनी नोट्स जो होती है वो आपको काम आएगी। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले आप पहले नोट्स अपना बनाते चलिए। ठीक है, तो चलिए गाइस फटाफट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो से जुड़ जाइए। वीडियो के लिंक के अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों तक ये वीडियो क्या हो जाए, पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट आज का हमारा टॉपिक क्या बेटा, अंडाणु जनन अर्थात oogenesis। अंडाणु जनन क्या होता है, कल हमने आपको वीडियो में बताया था बेटा युग्मक जनन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, युग्मक जनन के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, युग्मक जनन। क्या लिखेंगे, युग्मक जनन लिखेंगे। अर्थात युग्मक जनन माने होता है निर्माण करना, कल ही बताए थे, जन्म देना, यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं, कल आपको बताया। ठीक है, अब चूंकि युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक नर में पाया जाने वाला जिसे नर युग्मक कहते हैं और एक मादा में पाया जाने वाला जिसे मादा युग्मक कहते हैं। तो जो नर में पाया जाता है नर युग्मक उसे शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा में पाया जाता है उसे अंडाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शुक्राणु होता है नर में, ये वृषण में पाया जाता है, वृषण में बनता है, तो उसके बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। और मादा में जो अंडाणु बनते हैं ना, अंडाणु का मतलब मादा युग्मक, उसके बनने की क्रिया को हम अंडाणु जनन कहते हैं। तो आज इसी अंडाणु जनन का डिस्कस करने जा रहे हैं। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल टॉपिक पे ध्यान दीजिए। कह रहा है अंडाणु जनन माने होता निर्माण करना या जन्म देना, अर्थात अंडाणु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, अंडाणु जनन कहलाता है। बट यह प्रोसेस कहाँ होता है, मेल में कि फीमेल में होता है। हमने आपको कहा मेल में शुक्राणु बनता है, फीमेल में अंडाणु बनेगा। तो ये क्रिया मादा में अर्थात फीमेल में होता है, और कहां पर होता है गाइस, अंडाशय में होता है। कहां पर होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई होंगी, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है कि अंडाणु जनन क्या, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 2 लाइन तो जरूर लिखिएगा, अंडाणुओं का निर्माण होना ही अंडाणु जनन कहलाता है और यह फीमेल के अंडाशय में संपन्न होता है। तो यहाँ पे आइए देखिए क्या लिखा जाएगा कि मादा अर्थात फीमेल जो हमारे में स्त्री होता है, गर्ल्स होती है, लड़कियां होती, बालिकाएं होती, महिलाएं होती है, उनको बायोलॉजी की भाषा में मादा कहा जाता है। तो मादा में अर्थात फीमेल में अंडाशय में, ठीक है, अंडाणु अर्थात मादा युग्मक यानी यंग सेट करते हैं, बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। अर्थात अंड जनन में क्या होता है कि मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। और यह यन होता है, यन का मतलब हमने 100 बार बताया बेटा, अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। और कब बनता है, क्या पैदा होते ही बनता है,
तो मादा में जो अंडाणुजनन प्रक्रिया होती है 10 से 14 वर्ष की आयु की अवस्था में शुरू हो जाता है। ठीक है, अर्थात जब कोई लड़की, जब कोई फीमेल 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच में होती है, किसी फीमेल में 10 साल, किसी में 11 साल, किसी में 12 साल, किसी में 13 साल, किसी में 14 साल, इस तरह से अलग अलग उम्र की अवस्थाओं में 10 से 14 के बीच में जितनी महिलाएं हैं, जितनी गर्ल्स होती है, सबके अंदर अंडाणुजनन अर्थात अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात स्टार्ट हो जाती है गाइस। ठीक है, तो ये कह रहा है। अब कैसे होता है, सबसे पहली चीज देखिए, कह रहा है बालिकाओं में प्रारंभिक भ्रूणावस्था में ही, यानी जब कोई महिला, ठीक है, जब कोई लड़की अपने माँ के पेट में रहती है तो उसी समय उसके हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, जननांग बन जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो लड़की पेट में रही होगी उसी समय उसके जननांग भी बन गए होंगे, अर्थात अंडाशय भी बन गया होगा। तो उसी कह रहा है कि बालिकाओं में प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में ही जो अंडाशय होता है ना, इसी अंडाशय में जननी इपिथीलियम जो होता है, इसी जननी इपिथीलियम की प्रारंभिक जननी कोशिकाएं जो होती है वह बार बार समसूत्री विभाजन करके क्या होती है, बट जाती हैं, और बट करके लाखों अंडाणुजन या डिंबाणुजन कोशिका का, जिसे ओगोनिया कहते हैं, निर्माण करती हैं। मतलब जब कोई बालिका भ्रूण में रहती है, ठीक है, पैदा नहीं हुई हो, तो उसी समय उसकी बॉडी में जो अंडाशय बना होता है जननांग में, उसी अंडाशय में जननी इपिथीलियम की जो प्रारंभिक जननी कोशिकाएं हैं, इसी में कई बार समसूत्री विभाजन होता है, और विभाजन के उपरांत 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, लाखों, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, लाखों क्या बनती है, अंडाणुजन या डिंबाणुजन कोशिका बन जाती है, जिसे ओगोनिया भी कहते हैं अंग्रेजी में। और जो मादा के जन्म से पूर्व ही बड़ी संख्या में क्षय हो जाती है। मतलब कह रहा है कि जब बालिका भ्रूण अवस्था में रहती है मां के गर्भ में ही, उस समय जब उसके जननांग बन जाते हैं तो उसमें जो अंडाशय होता है ना, उसी के अंडाशय में जननी इपिथीलियम की जो प्रारंभिक जनन कोशिकाएं हैं, उसमें कई बार, हजारों बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे लाखों की संख्या में अंडाणुजन या डिंबाणुजन कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, कितनी संख्या में, लाखों, 20 से 25 लाख की संख्या में ये क्या होती है, मादा के अंदर अंडाशय में बनती है। लेकिन जब बच्ची जन्म लेने का समय आ जाता है 9 मंथ के करीब, तो उस समय क्या होता है कि जो लाखों की संख्या में अंडाणुजन है ना, ये क्या होते हैं, जन्म से पूर्व ही बड़ी संख्या में क्षय हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। यानी जो लाखों की संख्या में अंडाणुजन है वो अब सैकड़ों की संख्या में ही बचे होंगे। कब, जब बच्ची पैदा होने का समय आता है तब तक। ठीक है, परंतु कुछ अंडाणुजन, कह रहा है कि लाखों होते हैं, मगर बच्ची जब जन्म लेती है तो उसके पूर्व, जन्म लेने से पूर्व ही उसके अंडाशय में जो लाखों की संख्या में, इसमें बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ बचा रहता है। जो कुछ बचा रहता है वह अंडाणुजन कोशिका जन्म लेने से ठीक पहले बड़ी होकर के क्या होती है, एक नई कोशिका बनाती है, जिसे प्राथमिक अंडक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण करती है, और जिसमें जन्म के समय लगभग 7 लाख डिंबाणुजन, यानी जब बच्ची जन्म ले लेती है, ठीक है, जन्म लेने के पहले तो लाखों में है, लेकिन जन्म लेने से जस्ट पूर्व क्या होता है, सैकड़ों बचते, कुछ नष्ट हो जाती है, क्षय हो जाती है, लेकिन जो कुछ बची रहती है अंडाणुजन कोशिका, वह जन्म लेने से ठीक पहले बड़ी होकर के प्राथमिक अंडक कोशिका का निर्माण करती है, जिसमें जन्म के समय लगभग 7 लाख डिंबाणुजन कोशिका, वह प्राथमिक अंड कोशिका, अंडक कोशिका क्या रह जाती, शेष रह जाती है। ठीक है, यानी 20 लाख के करीब होता है कब, जन्म लेने से पहले, लेकिन जन्म लेने के बाद तक क्या होता है कि ये जो सारी लाखों कोशिकाएं बड़ी संख्या में क्षय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कुछ सैकड़ों की संख्या में ही बचती हैं, और उसी में से क्या होता है कि जो सैकड़ों की संख्या में बची हुई आपकी क्या है, अंडाणुजन कोशिकाएं हैं, ये क्या कर लेती है भैया, समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक अंडक कोशिका में बदल जाती है। ठीक है, और यौवन आरंभ का मतलब होता है 10 से 14 वर्ष के बीच का जो समय है फीमेल के लिए, वो यौवन आरंभ होता है। तो यौवन आरंभ के पहुंचते पहुंचते, यानी जब कोई फीमेल 10 से, कोई बालिका 10 से 11, 12, 13, 14 साल पहुंचती है, पहुंचते पहुंचते इसकी संख्या काफी कम, अर्थात सैकड़ों में रह जाती है। ठीक है, अभी देखिए पैदा होने के पहले उसके अंडाशय में ये अंडाणुजन कोशिकाएं 20 लाख के करीब थी, लेकिन जस्ट पैदा होने के टाइम पे ये लगभग 7 लाख, 5 लाख बची, और जब लड़की पैदा हो गई धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 10, 11 साल, यानी यौवन आरंभ का जो समय आता है
तो उस टाइम तक ये और भी क्षय हो जाती है, केवल कुछ ही 100 की संख्या में ही, सैकड़ों की संख्या में ही, 200-400 की संख्या में ही क्या होती है, ये शेष बच जाती है। तो वही कह रहा है कि यौवन आरंभ के पहुंचते पहुंचते इसकी संख्या जो 7 लाख थी वो काफी कम हो जाती, सैकड़ों में जाके रह जाती है। और यौवन आरंभ के समय अर्थात 10 से 14 वर्ष की जब बालिका होती है तो उस समय उसकी बॉडी में जो जननांग है उसके द्वारा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा स्रावित होता है हार्मोन? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है, जनन हार्मोन। इस हार्मोन के प्रभाव से प्रत्येक माह, प्रत्येक महीने जो प्राथमिक अंडक कोशिका बची हुई थी, ये प्राथमिक अंडक कोशिका जो शेष रह गई थी, ये क्या होती है कि अर्धसूत्री विभाजन करती है और अर्धसूत्री विभाजन करके प्राथमिक अंडक कोशिका अब किसमें, द्वितीयक अंडक कोशिका में क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, और साथ में एक छोटी प्राथम ध्रुवी कोशिका भी बनता है जो आगे चल करके पुनः इसमें द्वितीयक अंडक कोशिका में पुनः आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे द्वितीयक अंडक कोशिका जो होती है, द्वितीयक अंडक कोशिका, यह अंडाणु में क्या करती है, अर्थात मादा युग्मक में बदल जाती है। ठीक है, और एक स्त्री बेटा क्या होती है, पूरे जीवन काल में, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक स्त्री, एक फीमेल अपने पूरे जीवन काल में लगभग 20 से 50 वर्ष की बात कर रहा है। पूरे जीवन काल का मतलब पैदाइशी नहीं। एक महिला में सामान्य रूप से अंडाणु बनने की क्रिया 14 साल 13 साल से शुरू होता है, लेकिन अगर जनन की सक्रिय अवस्था देखी जाए तो लगभग एक फीमेल 20 या 21 साल, 19 साल, 20 साल जब शादी होती है तब जनन प्रक्रिया चालू होती है। उस टाइम से अगर ले ले तो जब तक 50 साल की उम्र के बीच की अवस्था की बात की जाए तो 20 से 50 वर्ष की अवस्था में कुल 400 से 500 अंडाणुओं का निर्माण अपनी पूरी बॉडी में करती है। यही 400 से 500 अंडाणु ही क्या है, उस महिला की जनन क्षमता। अगर कोई पूछे कि किसी महिला में जनन क्षमता कितनी होती है तो आप कहेंगे 400 से 500। क्यों? क्योंकि एक बच्चा बनने के लिए एक अंडाणु चाहिए और पूरी महिला अपने पूरे जीवन काल में, सक्रिय जनन काल में 20 से 50 वर्ष तक की अवस्था में अंडाणु बनते हैं। तो इस जीवन काल में लगभग कितना, 400 से 500 अंडाणु बनाती है। अगर एक अंडाणु से एक बच्चा पैदा हो, 500 अंडाणु से 500 बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो ये उसकी अपनी कुल टोटल क्या होती है, बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी चीज को हमने यहाँ बाई फिगर लिखा है, हम बाई फिगर भी आपको इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बाई फिगर यहाँ पे इसी चीज को हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कल हमने आपको शुक्राणु जनन प्रक्रिया को बताया था, ठीक वैसे अंडाणु जनन प्रक्रिया को ही बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कह क्या रहा है यहाँ पे कि जब बालिकाएं प्रारंभिक भ्रूणावस्था में रहती हैं तो इनके अंडाशय में क्या होता है, जननिक इपीथीलियम की प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं होती हैं। तो यही आपका है प्रारंभिक जनन कोशिकाएं या प्रारंभिक जननक कोशिकाएं। ठीक है, ये महिला, जब कोई लड़की अपने माँ के गर्भ में रहती है उसी समय उसके अंडाशय में ये क्या होती है, पहले से ही बनी हुई होती है। तो ये क्या, जन्म से पूर्व इसी प्रारंभिक जनन कोशिका में क्या होता है, बार बार समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ बार बार समसूत्री, देखिए एक से यहाँ समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन मतलब 2n यहाँ है, 2n यहाँ भी है, फिर एक बार हुआ विभाजन, फिर एक बार हुआ, ऐसे ही लाखों बार, सैकड़ों बार, हजारों बार क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। किसमें, प्रारंभिक जनन कोशिकाओं में। और जब कई बार विभाजन होता है तो फाइनली जो बनता है, अब वो बनता है क्या, अंडाणु जन कोशिका बनती है। यहाँ पे लिखा है कि कोशिका जब समसूत्री विभाजन करती है तो अंडाणु जन कोशिका बनाती है या डिंबाणु जन कोशिका बनाती है। तो ये देखिए प्रारंभिक जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ लाखों बार, जिससे जाकर अंडाणु जन कोशिका बनी और इसकी संख्या लाखों में होती है। और जन्म लेने से जस्ट पहले क्या होती है, इसकी संख्या जो लाखों में है, 20 लाख 25 लाख, वो धीरे धीरे नष्ट या क्षय हो जाती है। केवल कुछ ही संख्या में क्या होती, बचती है। तो जो बच गई अंडाणु जन कोशिका, यानी ये मान लीजिए इसमें से कोई एक या से दो बच गई, ठीक है, तो ये आगे चलकर क्या होती है, संरचना में बड़ी हो जाती है, जिसे प्राथमिक अंडक कोशिका कहते हैं। ये लिखा ना, प्राथमिक अंडक कोशिका कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक अंडक कोशिका। तो यहाँ कह रहा है कि कुछ अंडाणुजन कोशिकाएं क्या होती है, जन्म से पहले बड़ी होकर प्राथमिक अंडक कोशिका का निर्माण करती है। तो ये देखिए कुछ अंडाणुजन कोशिका बड़ी होकर के क्या हुई, प्राथमिक अंडक कोशिका कहलाती है, का निर्माण करती है। और यही प्राथमिक अंडक कोशिका क्या होती है, जब यौवन आरंभ का समय आता है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। कौन सा विभाजन होता है गाइस, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया अर्धसूत्री विभाजन होता है।
तो अब आप देखिए 2n था प्राथमिक अंडक कोशिका। अब इसमें जब सूत्र विभाजन हुआ दो प्रकार कोशिका बनी, एक बड़ा बना जिसे द्वितीयक अंडक कोशिकाएं कहती हैं, ये बड़ी होती है, एक छोटी बनता है जिसे प्रथम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये जो द्वितीयक अंडक कोशिका बनती है अर्धसूत्री विभाजन से, इसमें आगे चल करके फिर से यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे जाकर के ये द्वितीयक अंडक कोशिका से अंडाणु का निर्माण होता है, अर्थात ओवम का निर्माण हो जाता है। यही अंडाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? अंडाणु जनन कहलाता है दोस्त। क्या कहलाता है? अंडाणु जनन कहलाता है। फिर से एक बार देखिए इसमें होता क्या है, एक बार फिर से अपने माइंड में रखिए, इसी फिगर को समझिए कि जब कोई बालिका भ्रूणी अवस्था में होती है तो उसी समय उसके अंडाशय में क्या पाई जाती है? प्रारंभिक जनन कोशिकाएं पाई जाती है उसके अंडाशय में। यही प्रारंभिक जनन कोशिकाएं जब बालिका की जन्म लेने का समय आता है तो उसी समय इसमें समसूत्री बारंबार कई बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे अब यहाँ अंडाणु जन कोशिका बदल जाती है। लेकिन अंडाणु जन कोशिका की संख्या लाखों में होती है, लेकिन जैसी बालिका जन्म लेना होता है इसकी कुछ संख्या क्या होती है? अपने आप खत्म होकर नष्ट हो जाती है। कुछ सैकड़ों की संख्या में, 500, 600, 1000 की संख्या में ही कुछ बचती है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जब बालिका जन्म लेती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो अंडाणु जन कोशिकाएं हैं इसमें से जो कुछ बच जाती है वो आकार में बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होकर प्राथमिक अंडक कोशिका का निर्माण करती है, और इसी पे उस बालिका में प्रोसेस रुक जाता है। और जब वो यौवन अवस्था में आती है 10 से 11 साल, 12 साल, 13 साल, तो उसमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के प्रभाव से इस प्राथमिक अंडक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे द्वितीयक अंडक कोशिका बनती है और प्रथम ध्रुवीय कोशिका बनती है। अब जो द्वितीयक अंडक कोशिका बना है इसमें अर्धसूत्री विभाजन फिर से होता है, जिससे यह अब एक नई कोशिका बनाती है जिसे अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। तो इस तरह से अंडाणु का निर्माण हो गया, तो इस क्रिया को ही अंडाणु जनन कहते हैं। और ये टोटल प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है? मादा के अंडाशय के अंदर क्या होता है? कंप्लीट होता है गाइस। ठीक है, और कितनी वर्ष की अवस्था में ये अंडाणु बनने शुरू हो जाते हैं? किससे? द्वितीयक अंडक कोशिका से 10 से 14 वर्ष की अवस्था में बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस टोटल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गाइस? अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, एक बार कायदे से बैठ के पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नए टॉपिक का डिस्कशन करने। ठीक है, चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो इस तरह से अभी आपने देखा, कल के वीडियो में हमने आपको युग्मक जनन बताया और उसमें बताया कि युग्मक जनन मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। तो जब मेल में होता है तो उसमें शुक्राणु बनते हैं, अर्थात शुक्र जनन कहलाता है, और जब फीमेल में होता है तो उसे अंडाणु जनन कहते हैं, जिसमें अंडाणु बनता है। तो कल मैंने आपको शुक्राणु जनन बताया, आज अंडाणु जनन। तो एक तरह से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, इसके प्रकार को बताइए, इसके प्रकार को समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। अब हम जिस टॉपिक की बात करते हैं ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जनन के अंतर्गत ही आने वाला एक प्रोसेस होता है, इसलिए हमें इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बारे में भी जानना बहुत क्या है? जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारा क्या टॉपिक होने जा रहा है? आर्तव चक्र या मासिक धर्म या मासिक चक्र या माहवारी, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल, जिसे संक्षिप्त में एमसी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों भगवान ने क्या किया है कि आपके जो मानव होता है, मानव में दो भेद बनाया, एक मेल और एक फीमेल। तो जो मानव में फीमेल होता है, मादा होती है, उसी में ये आर्तव चक्र, मासिक धर्म या मासिक चक्र या माहवारी प्रक्रिया संपन्न होती है। और यह प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें की बात करते समय थोड़ा से हमारे जो फीमेल है वो थोड़ा सा हेजिटेशन रखते हैं, लेकिन आपको हेजिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, शरीर में होने वाली एक नेचुरल प्रक्रिया है। ठीक है, जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर ये ना हो तो शायद कोई माँ और कोई पिता नहीं बन पाएगा, इसलिए इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, गॉड गिफ्टेड। इसमें आपको हेजिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आर्तव चक्र, मासिक चक्र या मासिक धर्म या माहवारी किसे कहते हैं, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल किसे कहते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले इसके नाम से ही पता चला, मासिक चक्र, चक्र का मतलब जो रोटेट करे,
ठीक है, अर्थात जहां से चला वहीं पहुंचे, ठीक है, जब चला वहीं पहुंचे। और मासिक का मतलब होता है पर मंथ अर्थात महीने में, ठीक है। अर्थात जो मानव होता है ना, मानव में पाए जाने वाले जनन चक्र को, ठीक है, मानव में पाए जाने वाले जनन चक्र को हम क्या कहते हैं गाइस, मासिक चक्र कहते हैं। तो कह रहा है कि मानव में पाए जाने वाले जनन चक्र को हम क्या कहते हैं, माहवारी कहते हैं, या मासिक चक्र कहते हैं, या मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। ये मानव के साथ साथ कुछ अन्य एनिमल्स में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें मानव में जनन पढ़ रहे, इसलिए मानव की ही यहाँ पे चर्चा हम करेंगे, ठीक है। 1 मिनट गाइज, तो चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मानव में जनन चक्र होता है, ठीक है, उसी को माहवारी, मासिक चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। और मनुष्य में यह मादा में, किसमें, मादा में अर्थात फीमेल में यह क्रिया क्या होती है गाइस, संपन्न होती है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि मानव में 2 भेद है, नर और मादा। तो जो मादा होती है उसी में ये क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। और यह क्रिया उस महिला में 10 से 14 वर्ष के आयु की बीच की उम्र में क्या होती है, स्टार्ट होती है अर्थात शुरू होती है। अर्थात मासिक धर्म या मासिक चक्र किसी भी गर्ल्स में, किसी भी फीमेल में जब वो 10 साल की होती, 11 साल की, 12 साल की, 13 या 14 साल, इसी उम्र में क्या होता है, इसी टाइम काल में किसी पे 11 वर्ष, किसी में 12 वर्ष, किसी में 13-14 वर्ष के बीच में ही क्या होती है, यह मासिक चक्र क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, शुरू होती है। और इसके प्रथम मासिक चक्र को, ठीक है, अर्थात जैसे किसी फीमेल में जब पहली बार ये होता है, ठीक है, तो उस पहली बार की प्रक्रिया को रजोदर्शन कहते हैं। रजो माने होता है खून, दर्शन माने दिखाई देना, अर्थात फीमेल के जननांग से जब पहली बार ब्लीडिंग होता है, ठीक है, पहली बार मासिक चक्र, मासिक धर्म आता है, तो उसे हम रजोदर्शन कहते हैं, ठीक है। और यह मासिक धर्म या चक्र जो होता है, यह मादा में लगभग 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक चलता है। शुरू कहां से हो रहा है, 10 से 11 वर्ष, 12 वर्ष, और जब 10 से 12 वर्ष से 11 वर्ष में पहली बार जब दिखाई दे तो रजो दर्शन कहते हैं। और जब शुरू हो जाता है तो लगभग 45 से 50 वर्ष, किसी महिला में 45, किसी में 40, किसी में 42, किसी में 48, किसी में 50, जिस तरह से हिष्ट पुष्ट स्वास्थ्य शरीर रहे उस तरह से अलग अलग महिलाओं में ये इतने वर्ष काल तक क्या होता है, मासिक धर्म चलता रहता है, ठीक है। वर्ष की उम्र तक यह अवस्था चलती रहती है, अर्थात मासिक धर्म चलता है। और हर महीने जब मासिक चक्र होता है तो इसके बाद ही बॉडी में अंडाणु जनन, अर्थात अंडाणु जनन से अंडाणु का निर्माण होता है, जो शुक्राणु के साथ क्रिया करके बेबी का निर्माण करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसके बाद यह बंद हो जाता है, ठीक है, यानी कि 40 से या 45 से 50 वर्ष तक चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तो उस अंतिम महीने, अंतिम बार जब आता है तो उस बंद को हम क्या कहते हैं, रजो निवृत्त कहते हैं। रज माने मैंने कहा खोल, निवृत्त माने होता है छुट्टी पा जाना, उससे निवृत्त हो जाना, अर्थात अब उस महिला में हर मंथ जो एक मासिक चक्र के अंतर्गत ब्लीडिंग होती थी वो क्रिया बंद हो जाएगी 45 से 50 वर्ष बाद, जिसे रजो निवृत्त कहते हैं, ठीक है। और मादा में जो सामान्य मासिक धर्म की अवधि अगर पूछी जाए तो 28 से 29 दिन होता है, ठीक है। कितना होता है टाइम पीरियड इसका गाइस, टाइम पीरियड जो होता है इसका 28 से 29 दिन होता है। मतलब किसी महिला में अगर मान लीजिए इस महीने में 1 तारीख को अगर मासिक धर्म हुआ है, ठीक है, तो अगली उसके 28वें या 29वें दिन बाद फिर से दोबारा होता है, यदि वो महिला सामान्य है, उसमें कोई रोग, कोई बीमारी या कोई दोष नहीं है तब। लेकिन मान लीजिए अगर उस महिला में कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दोष होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह टाइम पीरियड 28 से जाकर के 10 दिन, 5 दिन ओवर भी हो सकता है। अगर किसी फीमेल में ऐसा हो रहा है 2-4 दिन 28 के बाद 35 दिन में आ रहा है, 38 दिन में आ रहा है, 40 दिन में आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हाँ 2 महीने पे आ रहा है, 2.5 महीने पे आ रहा है, तो ऐसी स्थितियों में आपको किसी लेडी डॉक्टर से कंसल्टेंट करना चाहिए और कंसल्टेंट करके समय रहते उसका उपचार कराइए। इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, नहीं बाद में जब आपकी शादी होगी तो उसमें आपको कहीं ना कहीं बच्चे पैदा करने में समस्या पैदा हो जाएगी, तब तक काफी लेट हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग कॉल में अगर आपका टाइम पीरियड 28 से 29वें दिन या 2-4 दिन आगे पीछे के बजाय 2
महीने, 3 महीने, 2.5 महीने हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब है कि आपके अंडाशय में कुछ गड़बड़ियां हैं जिसका आपको इलाज की जरूरत होती है। उसको सही समय से डॉक्टर को दिखाएं और इलाज हो जाए ताकि बाद में दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो मासिक धर्म जो सामान्य मासिक धर्म आना चाहिए वो 28 से 29वें दिन दोबारा रिपीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका गाइस, कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है नेक्स्ट शेड्यूल जो चर्चा करेंगे, आर्तव चक्र या मासिक चक्र जो आता है उसके समय स्वच्छता, यानी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब किसी फीमेल में मासिक धर्म आता है, मासिक चक्र होता है, तो उस समय क्या क्या स्वच्छता हाइजीन्स अपनानी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इसके स्वच्छता के बारे में जानकारी के अभाव में बहुत सारे रोग भी जननांगों में पनप जाते हैं जो कि आगे चल करके बेबी उत्पन्न करने में भी दिक्कत करते हैं। इसलिए गाइस पता होना चाहिए कि क्या क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सावधानियों के बारे में हमने बता रखा है, हम उसी के बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सावधानी की बात करें तो पहला है कि प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं ऐसे टाइम पे, ठीक है, प्रतिदिन स्नान करने के बजाय हर दूसरे दिन, तीसरे दिन स्नान करती हैं, ये गलत बात है। इसमें आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, अर्थात शरीर की सफाई रखनी चाहिए, उसमें कोई छुपाने या करने की जरूरत नहीं होती है गाइस। दूसरा कह रहा बेटा कि प्रतिदिन जननांगों की सफाई करनी चाहिए, अर्थात जो जननांग है फीमेल्स के, उनकी भी डेली की डेली सफाई होनी चाहिए। क्योंकि जो मासिक धर्म में ब्लड आता है कचड़े जैसा गंदा ब्लड, उससे बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनको सफाई नहीं की गई तो निश्चित तौर पर वो जननांगों में कोई बीमारी उत्पन्न कर देंगे जिससे आगे चलकर दिक्कत होगी। तो इसलिए प्रतिदिन स्नान करने के साथ साथ जननांगों की सफाई भी प्रतिदिन करनी चाहिए। और तीसरा है कि सदैव साफ कपड़े या नैपकिन या पैड का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात मासिक धर्म में ब्लड को अब्जॉर्ब करने के लिए जो उसमें आपके कपड़े यूज होते हैं या नैपकिन या पैड होने चाहिए वो आपके साफ और सुथरे और नए होने चाहिए, ना कि किसी पुराने गंदे मंडले कपड़े या पैड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उस कपड़े में, उस पैड में बहुत सारे ऐसे कीटाणु हो सकते हैं खतरनाक, जो जननांगों के मार्ग में पहुंचकर उसमें बहुत सारे रोग पैदा कर सकते हैं। इसलिए जो कपड़े, नैपकिन और पैड यूज होने चाहिए वो स्वच्छ, साफ और नया होना चाहिए। तो ये भी आपकी एक है सावधानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि प्रयुक्त पैड को 5 से 6 घंटे में बदल देना चाहिए, अर्थात जो पैड का आपने प्रयोग किया है उस पैड का प्रयोग 5 से 6 घंटे हो जाए तो उसे आप चेंज कर दीजिए। ऐसा नहीं कि उस पैड का प्रयोग 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 24 घंटे तक लगातार करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके रोग फैलने की संभावनाएं होंगी, प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्फेक्शन फैल सकते हैं जननांगों में। इसलिए जो पैड आपने प्रयोग किया है गाइस, उस पैड को आप क्या करेंगे, 5 से 6 घंटे के अंदर ही बदल करके दूसरा पैड प्रयोग कर लेना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट की बात कि जो आपने पैड प्रयुक्त कर लिया, खराब हो गया, उसे यूं ही कहीं ना फेंके, क्योंकि उससे इन्फेक्शन बीमारियां किसी और को पकड़ सकती हैं। इसलिए उस प्रयुक्त पैड को आप क्या करेंगे, कागज के लिफाफे में लपेटेंगे और लपेट करके उससे क्या साइलेंटली कचरे के डिब्बे में ले जा करके क्या करेंगे, फेंक देंगे। कहां पे फेंक देंगे, लिफाफे में लपेट कर कचरे के डिब्बे में ले जाकर हम उसे क्या करेंगे, लिफाफे में बनाकर फेंक देंगे। ठीक है, उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खुला फेंक देने से उसमें जीवाणु कीटाणु क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम द्वारा फैल सकते हैं, ट्रांसमिटेड होकर किसी और में किसी प्रकार का रोग फैला सकते हैं। इसलिए इसको क्या करना चाहिए, लिफाफे में लपेट कर कागज में डालकर कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या कि आर्तव चक्र या मासिक धर्म के समय जो सावधानी बरतनी चाहिए उसको भी हमने आपको यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्कस करके आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आर्तव चक्र अर्थात मासिक धर्म, मासिक चक्र, माहवारी, जिसे एमसी शॉर्ट में कहते हैं, ये भी मैंने आपको कन्वर्ट कर दिया। इसमें जो 2-3 बातें याद रखने वाली है भाई, वो क्या है कि यह शुरू कब होता है महिलाओं में, 10 से 14 वर्ष के बीच की अवस्था में शुरू होता है। और जब पहली बार आता है तो उसे रजोदर्शन कहते हैं, और जब अंतिम बार आता है तो उसे रजोनिवृत्त कहते हैं।
पहली बार में जो दर्शन होता है 10 से 14 वर्ष की आयु में, और जो रजोनिवृत्त होता है वो 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, और जो इसका सामान्य टाइम पीरियड है, टाइम काल है, 28 से 29 दिन होता है। अगर 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर 1.5-2 महीने के ऊपर आता है हमने कहा तो आपको डॉक्टर से के संपर्क करना चाहिए। इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, वरना आगे चलकर शादी विवाह के बाद आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्तचक्र मासिक धर्म के साथ जो स्वच्छता रखनी चाहिए वो भी हमने आपको क्लियर कर दिया गाइस। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने आपको अंडाणु जनन क्लियर किया, मासिक धर्म मासिक चक्र क्लियर किया, आर्तचक्र के समय स्वच्छता जो रखनी चाहिए वो भी बातें हमने बताई। ठीक है, तो एक बात मैं जाते जाते फिर से कहूंगा दोस्तों कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इसका नोट्स जरूर बनाइए। वीडियो को अच्छा लगे तो एक बार लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, और उसके बाद आप नोट्स बनाने के बाद उसका वीडियो देखने के बाद भी नोट्स को हफ्ते में एक दिन बैठकर संडे के दिन जिस दिन आपकी छुट्टी हो आप हफ्ते भर का पूरा एक बार रिवाइज करते चलिए, रिपीट करते चलिए। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और परीक्षा के समय में अनावश्यक दबाव से आप बचे रहेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी परीक्षा के समय भी जो हर चैप्टर पढ़ा रहे इसका एक पीडीएफ आपको नोट्स दे दिया जाए, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो अब इसी वीडियो के साथ आपसे लेंगे विदा। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।